बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। तो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं 2021-22 में जारी जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस का मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम लोग ब्रीफली तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चे, हमारे सामने जो पहला प्रश्न है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चे, आप जानते हैं कि पहला ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसका उपयोग हम तय की गई दूरी को पता करने में करते हैं। देखिए, यहाँ स्पीडोमीटर दिया हुआ है। स्पीडोमीटर का यूज हम स्पीड को प्राप्त करने के लिए, थर्मामीटर आप जानते ही हो कि तापमान को मापने के लिए करते हैं। तो पहला का हमारा ऑप्शन होगा बच्चे, पहला का ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति मतलब एक पथ पर ना गति करना। सरल लोलक की गति, तो लोलक की गति तो होगा नहीं। सड़क पर कार की गति, तो देखते हैं ना, सड़क पर जो कार चलता है वो एक समान या सीधी रेखा में चलता है। बच्चे, आपका जो सवाल होता है कि सर कभी कभी सड़क टेढ़ी होती है, तो यहाँ सड़क टेढ़ी का संदर्भ नहीं होता है, ये मानते हुए कि सड़क सीधी बनाई जाती है। तो सड़क पर कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण होता है ना। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बच्चे वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। अगला है एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में जो त्वरण होता है वह शून्य होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संवेग कैसी राशि है? सदिश है, अदिश है, सदिश एवं अदिश दोनों है। तो बच्चे, आप जानते हैं कि सदिश किसे कहते हैं? तो जिस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे आप सदिश कहते हैं ना। कुछ उदाहरण आप सोचते हैं, जैसे वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, विद्युत धारा, कोणीय वेग, ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? सदिश के उदाहरण हैं। जबकि आप सिर्फ परिमाण पता रहेगा, दिशा की जरूरत नहीं रहेगी, तो वह अदिश हो जाएगी। तो संवेग कैसी राशि है? तो संवेग एक अदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। तो बच्चे, आप जानते हैं कि यह गुण कौन सा कहलाता है? यह गुण जड़त्व का गुण होता है कि वस्तु जिस अवस्था में होता है उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। तो यह गुण कौन सा कहते हैं? जड़त्व का गुण होता है ना, जिसके प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। बाद में आप इसे जानते हो न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चे, आपको मालूम है संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो अब देखिए, आप जानते हैं जिसका मास ज़्यादा होता है, द्रव्यमान ज़्यादा होता है, उसका जड़त्व भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बोल रहा है ए का जड़त्व बी से अधिक होगा। नहीं, क्योंकि ए तो कम है ना। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। तो बिल्कुल ये बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? अब एक चीज आप याद रखो बच्चे, यहाँ पर प्रथम नियम आपको मालूम है, दूसरा नियम मालूम है, तीसरा नियम मालूम है। तो पहले हम समझते हैं कि चूंकि पहला और तीसरा जो गति का नियम है ना, दूसरे नियम में निहित होता है। आपको याद रखना होगा तीनों नियम को। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप बोल सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पहला और तीसरा गति का नियम जो होता है दूसरे नियम में निहित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वही वास्तविक नियम है। अब देखो, आपके मन में एक सवाल उठेगा कि न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या होता है? तो किसी पिंड के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर पिंड पर लागू बाहरी बल के समान अनुपातिक होता है। आपको याद है ना, P = mv, याद हो रहा है ना? तो हम लोग इसको याद करेंगे। तो ये गति का दूसरा नियम है।
तो हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही गति का वास्तविक नियम है ना। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना, जिसे कभी कभी हम लोग न्यूटन पर केजी भी कहा करते हैं ना। आपको मालूम है ना बच्चे, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 होता है। 9.8 आपको याद है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बच्चे, कभी कभी यहाँ से सवाल बदल के भी देता है, तो थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि स्मॉल जी पर बार बार सवाल पूछा है। हर साल के हम में देखे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एक सवाल आता है बच्चे कि पृथ्वी के केंद्र पर, सवाल ऐसे बन सकता है कि पृथ्वी के केंद्र पर छोटे वाले जी का मान क्या होता है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर छोटे वाले जी का मान सदैव 0 होता है, इसको आप याद रखेंगे ना। फिर पूछता है कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पर। इसको भी आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। अगर उलट दे कि पृथ्वी पर जी का मान, छोटका जी का बात मैं कर रहा हूँ, छोटे वाले जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इसको आपको बताना है ध्रुवों पर। ये सब बातें आपको याद रखनी है बच्चे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। तो यह कौन सा बल होता है बच्चे? गुरुत्वाकर्षण बल। आपको मालूम है ना कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को जिस बल से एक दूसरे की ओर खींचता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो देखते हैं ना, एक निश्चित कक्षा में यहाँ सूर्य है और सूर्य के एक निश्चित कक्षा में सब भ्रमण कर रहे हैं, तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़े वाले जी का एसआई मात्रक है। तो बड़े वाले जी का जो एसआई मात्रक होता है बच्चे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा बच्चे, यहाँ से सवाल बदल के दे सकता है कि बड़े वाले जी का मान कितना होता है। तो याद रखना है बच्चे, बड़े वाले जी का मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 और मात्रक तो देखिए लगा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम ना स्क्वायर। ये बड़े वाले जी का मान होता है। कभी कभी बच्चे ऐसा भी सवाल आ जाता है कि छोटा वाला जी एवं बड़े वाले जी में क्या संबंध है। तो आपको याद रखना है कि छोटे वाले जी बराबर बड़ा वाला जी m बटे इनके दूरी का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है बच्चे, सदैव इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि छोटे वाले जी और बड़े वाले जी में क्या संबंध होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। पहली बात बच्चे, आपको गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला याद होगा। ऐसा कुछ याद आ रहा है ना, फॉर्मूला बटे में डी स्क्वायर। यहाँ आर आप जो भी मन है आप ले सकते हैं, डी दूरी के लिए आ रहा है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है और आपने क्या कहा कि बीच की दूरी को आधा कर देते हैं, यानी डी है इसके आपने इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब ध्यान से बच्चे इसको समझें कि पहले तो फार्मूला क्या था, अब नए वाला में हम एफ डैश मान लेते हैं। तो इस स्थिति को थोड़ा सा हम आप सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी एम एम बटा डी स्क्वायर बटे में 4। अब देखिए ये 4 ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा अगला वैल्यू हमारा आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 4 जी एम एम बटे में डी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये किसका फार्मूला था, एफ का फार्मूला था। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चे, एफ डैश इज इक्वल टू 4 एफ। तो अगले वाले से मतलब पहले तो मान ये था और नया वाला मान क्या हो गया, 4 से गुना हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि वस्तु का द्रव्यमान विश्व में सभी जगह एक समान होता है तथा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो सभी जगह क्या होगा बच्चे, इसका आंसर समान, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये तो एनसीईआरटी का एकदम सीधे से उठा के दे दिया है क्वेश्चन। दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर सारे कण एकदम नजदीक नजदीक है ना, तो पदार्थ की किस अवस्था में सारे कण एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो ठोस अवस्था में होते हैं, एकदम से नजदीक नजदीक। द्रव में थोड़ा सा उससे दूर होते हैं, गैस में और भी ज्यादा दूर होते हैं ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अगरबत्ती की सुगंध
आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो आपको मालूम है ना कि पदार्थ क्या होते हैं बच्चे? निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि अगरबत्ती की सुगंध हमको दूर से ही मिलती रहती है ना। तो 16 का क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। यहाँ कभी कभी ऐसे भी सवाल आ सकता है बच्चे कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि गर्म खाना का सुगंध हमको दूर से ही पता चल जाता है, पर ठंडे खाने के लिए आपको उसके नज़दीक जाना होता है। तो जब खाना गर्म होता है बच्चे, तो उसमें गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण क्या हो जाएंगे? और तेज गति से काम करने लगेंगे, तो आपको दूर तक उसकी सुगंध पहुंच जाएगी। खैर, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? अब देखते हैं बच्चे, सबसे पहली बात कि विसरण किसे कहते हैं। यहाँ पर विसरण दिया हुआ है ना, तो हम पहले विसरण को समझ लेते हैं। तो दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या है? विसरण कहलाता है। आपको मालूम है ना कि दो अलग अलग पदार्थ जब अपने आप से मिल जाते हैं तो विसरण। तो कौन से गुण में? अब देखें, तेज गति से होगा, जल में जल्दी से होगा, ऑक्सीजन में होगा, लोहा में होगा, तेल में होगा। तो इसको हम अपनी भाषा में कहें तो जल क्या है बच्चे? द्रव अवस्था में है ना। ऑक्सीजन क्या है? गैस अवस्था के अंदर में है ना। और लोहा क्या है? ठोस अवस्था के अंदर में है। अब देखिए, तो ठोस में विसरण का गुण ज़्यादा जल्दी होगा, गैस में होगा या द्रव में होगा? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, गैस में सबसे ज़्यादा विसरण का गुण होगा ना। तो 17 का आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी में है। तो आप अगर बच्चे अगर आसानी से चाहेंगे ना, तो आप एकदम बढ़िया से सोच समझ करके आंसर दे सकते हैं ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने। आप देखे होंगे बच्चे, घर में कपूर आप जब जलाए होंगे बच्चे, याद करना, और आपको फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको याद आ जाएगा, जो आप किताब में इसके बारे में एक सवाल भी आया हुआ था। तो कपूर को जब आप जलाते हैं तो देखते क्या है ना कि कपूर जब जलता है तो कुछ उसका रिजल्टेंट प्राप्त नहीं होता है, वो सीधे गैस बन करके उड़ जाता है। तो यह कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। क्लियर है ना? यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया जो कहलाती है यह वाष्पीकरण कहलाती है ना। वह प्रक्रिया जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होती है तो उसको ऐसे तो उसे हम वाष्पन कहेंगे, चूंकि ये प्रक्रिया है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो आपको मालूम है ना बच्चे कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 0 में 273, मतलब जो भी मान दिया उसमें 273 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 273 केल्विन। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी में है, 273 केल्विन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? तो बच्चे आपको याद है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या लिखा हुआ था? आपको याद आ रहा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या कहता है कि किसी चीज को न बनाया जा सकता है और न किसी चीज को विनाश किया जा सकता है, बस किया क्या जा सकता है? उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखेंगे कि डाल्टन द्वारा जो सिद्धांत बताए गए थे उस सिद्धांत का अगर हम उपयोग करते हैं तो उस सिद्धांत के उपयोग करने से मुझे क्या प्राप्त हो सकता है? तो देखें, यहां से सोच करके हम लोग को जवाब देना है। पहला ऑप्शन है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। चलो भाई ठीक है, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या हो सकता है? दिए गए तत्व के सभी परमाणु
परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ये तो अलग बात हो गई। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझने को मिलेगा। क्या कर सकता है, पहला देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है। अच्छा भाई ये तो देख लेते हैं। अगला देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है ना, अगला देखते हैं। तो अगला ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। अब आपको थोड़ा सा एक और बात, यहाँ परमाणु द्रव्यमान कह रहा है, आपको परमाणु द्रव्यमान का मात्रक में भी यही बात लिखा हुआ था ना कि कार्बन तत्व के विशिष्ट समस्थानिक जो C12 के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को ही आप परमाणु द्रव्यमान के रूप में समझते हैं। तो यहाँ 16 गुना क्या है, भारी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन होगा बच्चे, वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह बच्चे यह कहलाता है अणु कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कि अणु ना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है। चतुर्परमाणु का मतलब उसमें 4 परमाणु हैं। तो यहाँ देखेंगे CaCO3 नहीं हो, NH3 देखें, NH3 N यहाँ है और हाइड्रोजन एक देखेंगे यहाँ है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है। अच्छा 3 ही है, तो ये तो 3 हो गए। NaCl के लिए Na एक हो गए, यहाँ पर Cl एक ही हो रहे हैं। H2O यहाँ होगा नहीं, तो क्या हो सकता है, C यहाँ हो गया Ca, यहाँ हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ भी हो गया ऑक्सीजन, यहाँ भी हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऐसे लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 2-2 का हिसाब हमें मिलना चाहिए। 4 तो 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि CaCO3। अगर NH4 होता तब तो बेहद आसानी से बन सकता था बच्चे। हमें लगता है कि शायद NH4 अगर देना चाहिए तो NH4 अगर यहाँ होता NH4 तो ऐसे यही चतुष्परमाणुक बन सकता था क्योंकि 1 2 3 4। आगे आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 36 ग्राम जल को मोल में बदलिए। तो आपको मालूम है ना, नंबर ऑफ मोल के लिए आप क्या फॉर्मूला करते हैं, यौगिक का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब जल यानी कि H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 2 गुना 1 और ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18। तो क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर 36 ग्राम दिया हुआ है, m यानी कि 18, मोलर द्रव्यमान 18, काट देंगे 18 दूनी का 36, तो क्या हो गया हमारा आंसर 2 मोल। तो 26 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 मोल। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो हमें नाइट्रोजन गैस का क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, N का द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मोलर द्रव्यमान गुना मोल, जो आपको यहाँ पर मोल संख्या या दिया हुआ है। तो मोलर द्रव्यमान तो इसका कितना होता है बच्चे, नाइट्रोजन का 14 होता है और यहाँ दिया कितना है 5, तो 14 बच्चे 70 U। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 14 × 70 U यानी कि ऑप्शन ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कोशिका का बिजली घर क्या है। तो आप तो सब जानते हैं कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। तो इसका भी आंसर होगा बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। तो 29 का भी ऑप्शन होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं बच्चे, लाइसोसोम को। ये एकदम से आपको याद रहेगा, NCERT में एकदम लाइन बाय लाइन है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण। अब देखो बच्चे आपको याद होगा ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो रहता है वो संगठित नहीं होता है, तथा एक और बात कि केंद्रक झिल्ली भी उसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर आपको पता करना होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बैक्टीरिया, जो कि आपके 31 का ऑप्शन नंबर बी में है।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है। अब देखिए आपके पास एक वर्ड आ गया झिल्ली जीवात जनन, क्या है, तो जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उसके द्वारा निर्मित वसा तथा कुछ प्रोटीन कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं और यह क्रिया होती है ना, इसी को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो यह झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ हुई, तो अंतःद्रव्य जालिका में। तो 32 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला आ रहा है 33। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का क्या होता है, द्विगुणन होता है, और द्विगुणन कितना होता है, केवल एक बार होता है, लेकिन कोशिका 2 बार विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जनक कोशिका में 4 गो डॉटर सेल या फिर संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी 4 ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो हम सामान्य कोशिका के संदर्भ में बात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 2n। तो 2n यहाँ पर n क्या है, गुणसूत्रों की संख्या जो आपके पास दिया हुआ है। तो 2n बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है ना। अंडों में गुणसूत्रों की संख्या जो आपको प्राप्त करनी है, तो 2n बराबर कितना दिया हुआ है, 18। तो n बराबर कितना हो गया, 9। n बराबर कितना हो गया, 9। तो आपके क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी में होगा, यानी कि 9। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है। तो पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम करता है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है रक्त एक उत्तक है। तो रक्त एक कैसे उत्तक है बच्चे, संयोजी उत्तक है, और संयोजी भी कैसा, तरल संयोजी उत्तक है। तो 36 का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। तो अस्थि एवं मांसपेशी को जो जोड़ने वाली रचना होती है उससे हम लोग टेंडा फिर कंडरा कहते हैं। तो कंडरा एक रेशेदार संयोजी उत्तक होता है बच्चे, जो एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा 37 का ऑप्शन बी, यानी कि टेंडन, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हो, कंडरा। आप पढ़े होंगे कंडरा ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो क्या कहलाती है। तो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होती है उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहा करते हैं। तो 38 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। किस उत्तक के विभाजन से पौधों की लंबाई बढ़ती है। तो ये तो बहुत अच्छा इसका आंसर हो सकता है विभाज्य योतक। तो 39 का ऑप्शन ए। और अंतिम 40वां क्वेश्चन कह रहा है मुख गुहा के आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है। तो मुख गुहा के आंतरिक सतह जो बनती है वह एपिडर्मल उत्तक से बनती है। तो 40 का ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। इस प्रकार से हमने 40 के 40 क्वेश्चन को देखा। आई होप ये सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के